समाज कहता है घर भी तुम्हारा, करियर भी तुम्हारा, लेकिन ये नहीं कहता कि जिम्मेदारियां बांटना भी समाज की ही जिम्मेदारी है। तो आमदनी में तो हमने मर्दों की जिम्मेदारी बांट ली, क्या घर के काम में हमारी मदद हो रही है, हमारा काम बटा है? हो सकता है ये इंडिविजुअल हो, पर जनरल तो यही है कि सपोर्ट मांगने पर ही मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये लिया जाता है कि एक स्त्री जो है उसका जो पहला कर्तव्य है वो कर्तव्य उसके घर को, उसके बच्चों को देखना है। जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाती, उस ओहदे पे नहीं पहुंच जाती जहां उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू घर में उतनी नहीं होती है। कितना डिफिकल्ट था एक हाउसवाइफ होने के बाद सडनली डिसाइड करना कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी। पैशन को आप सप्रेस करके रखते हैं 10 साल तक, अपने घर में लगाते हैं, अपने बच्चों को वक्त देते हैं, तो सबकी उम्मीद ये रहती है आपसे कि यू आर अवेलेबल एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, एज अ नर्चरिंग ह्यूमन बीइंग। बट मदर अगर वो चाहे जॉब के लिए जा रही है, चाहे वो बिजनेस के लिए जा रही है, चाहे स्ट्रगल कर रही है, कुछ भी कर रही है, पर प्रायोरिटी उसकी यही रहेगी कि वो बच्चों का, बुजुर्गों का और सबके लिए, हस्बैंड का, सबका प्रिपरेशन करके तब वो घर से जाए। एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल फ्रंट, एक्चुअली ये एग्जॉस्टिंग होता है, जो पुरुषों में नहीं होता है। वो जिस माइंडसेट से जाते हैं उसी माइंडसेट से आते हैं। जब घर आते हैं तो उनको लगता है कि मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है, अब मैं रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ, काम पे जा रही हूँ और शायद हफ्ते हफ्ते भर तक बाहर रहूँ। तो कई महिलाओं को ये भी दिक्कत होती है कि घर में इन-लॉज, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उनको जस्टिफाई करना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि इन-लॉज के लिए मेरी पढ़ाई मायने नहीं रखती थी, तो काम करना भी कहाँ से मायने रखेगा। महिलाओं को प्रूव ज्यादा करना पड़ता है जी। आपको अपने माँ बाप, अपने इन-लॉज, अपने बच्चे, अपने पिता, और आपको हार का डर भी ज्यादा रहता है। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप इस तरह रखिए कि ना कोई आपसे सवाल पूछे जाएं और ना आप कोई जवाब देने के लिए बनी है। तो चीर के इन तूफानों को भय करना ना गर देर जो हो, एक दिन इसको भी थकना है, तू आगे बढ़ वो कहता है, तेरे साथ जो हर पल रहता है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। बतरस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की। कहते हैं कि 21वीं सदी की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, करियर बना रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, घर संभाल रही हैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक दूसरी कहानी भी है, शांत, चुप, दबे स्वर में चलती हुई। सुबह की घंटी बजते ही दिन की दौड़ शुरू हो जाती है। बच्चों का टिफिन, बड़े बुजुर्गों की दवाई, रसोई की भागदौड़, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, और फिर उसी सांस की गर्मी से ऑफिस का मोड ऑन, मीटिंग्स, ईमेल्स, टारगेट, टीम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस प्रेशर। और शाम को जब बाकी दुनिया धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है, तब भी कामकाजी महिलाओं की रफ्तार कम नहीं होती। दूसरी पारी शुरू हो जाती है। परिवार की जरूरतें, होमवर्क, घर की प्लानिंग, इमोशनल केयर, इस सब के बीच वो खुद को कहीं ना कहीं भूल जाती है। हम इसे एक शब्द में कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग। लेकिन क्या ये सच में मल्टीटास्किंग है, या एक निरंतर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मैराथन है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है? समाज कहता है घर भी तुम्हारा, करियर भी तुम्हारा, लेकिन ये नहीं कहता कि जिम्मेदारियां बांटना भी समाज की ही जिम्मेदारी है। आज हम इसी अनकही सच्चाई की बात सुनेंगे, इसको आवाज देंगे। कामकाजी महिलाओं द्वारा उठाए जाने वाले अनपेड करियर, वर्क, उनके मानसिक बोझ, अदृश्य अपेक्षाओं और उस अदृश्य दबाव की बात करेंगे जो धीरे धीरे उन्हें थकाता जा रहा है, पर कभी स्वीकार नहीं किया जाता। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नीतू सिंह जी हैं, जो कि फाउंडर एंड एमडी हैं सिनी डिजाइन्स की। इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और एक बहुत बड़े लेवल पर ये अपने बिजनेस को ले जा चुकी हैं। साथ ही कुमु जोशी भटनागर जी हमारे साथ हैं, एक स्पाइस का बिजनेस चलाती हैं, लेकिन वो हाल में शुरू किया है। इसके अलावा वो एक एक्टिविस्ट हैं और एक NGO भी चलाती हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तो ये मल्टीटास्किंग विमेन हमारे साथ बैठी हैं और आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस सफलता के पीछे कितना अदृश्य बोझ है जो आप सहती हैं और कितनी अनदेखे सैक्रिफाइसेस हैं जो हमें करने पड़ते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। नीतू जी, पहला सवाल आपसे मेरा, हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आदमियों से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आमदनी में तो हमने मर्दों की जिम्मेदारी बांट ली, क्या घर के काम में हमारी मदद हो रही है, हमारा काम बटा है? पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब आप डिमांड नहीं करते, जब आप उस एक्सपेक्टेशन के लिए
जो आपके मन में चलता है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, फिनेंशियली मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मुझे भी फिज़िकल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरह चलता है, मेल में अलग और फीमेल में अलग, जो हमने बचपन से देखा है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या सपोर्ट मिलता है, हो सकता है ये इंडिविजुअल हो, पर जनरल तो यही है कि सपोर्ट मांगने पर ही मिलता है। और मांगने पर भी कुमुजी क्या सपोर्ट मिलता है? जैसे कि आपने कहा कि हम बड़े ही इस तरीके से हुए हैं, हमारा समाज का ताना बाना यही रहा है कि महिलाएं घर देखेंगी और पुरुष या मर्द जो हैं घर के वो बाहर काम करेंगे। अब महिलाओं का तो उत्थान हो गया है, लेकिन क्या घर का काम करने वाले दो लोग हैं और क्या हमेशा मांगना पड़ेगा और क्या मांगने पर मिलता है? सवाल मेरा ये है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एक्चुअली हमारा समाज जो है ना, इंडियन कल्चर भी कह लो और इवन बाहर भी देखा जाए तो प्रायोरिटी जो है वो पुरुष को लेके ही होती है। जब एक महिला, एक स्त्री, एक परिवार बनता है तो उस परिवार के अंदर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिया जाता है कि एक स्त्री जो है उसका जो पहला कर्तव्य है वो कर्तव्य उसके घर को, उसके बच्चों को देखना है। तो इस भागदौड़ में, और अगर वो एक्सपेक्ट भी करती है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, बहुत रेयर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि फुल सपोर्ट मिले, पर मेजरली यही लिया जाता है कि पुरुष को पहले प्रधानता दी जाती है कि पुरुष स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो कुछ कमाए और फैमिली को रन कर सके। सेकेंडरी आता है फीमेल का, उसको सेकेंडरी लिया जाता है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है उसके काम को। अगर वो कर भी रही है, अनटिल अनलेस शी अचीव दैट, मतलब जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाती, उस ओहदे पे नहीं पहुंच जाती जहां उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू घर में उतनी नहीं होती है। और अगर आप सपोर्ट चाहते हैं, मांगते हैं, तो भी वो निर्भर करता है कि क्या उनके पास टाइम है, उनके पास समय है, या उनके पास वो व्यवस्था है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें, या उस व्यवस्था में से क्या वो निकाल के आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, या वो प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दें। तो ये प्रायोरिटी की बात आ जाती है कि प्रायोरिटी आप किस चीज़ को देते हो। उस प्रायोरिटी में महिला जो है वो थोड़ा सा पीछे नीचे ही आती है। आपने कहा कि जब तक वो सफलता के एक पायदान पे नहीं पहुंच जाती तब तक उनके लिए वो सफ़र बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती होंगी लेकिन शायद बहुत पहले ही हिम्मत हार जाती हैं, क्योंकि वो सफलता तक पहुंचने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं वो इतनी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होते। नीतू जी, आपने अपना बिजनेस बनाया, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और आपने सफलता का वो मुकाम देखा है जहाँ सरकार भी आपको एक्नॉलेज कर रही है। अपने सफ़र के बारे में बताइए, और बताइए कितना डिफिकल्ट था एक हाउसवाइफ होने के बाद सडनली डिसाइड करना कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी। बिल्कुल, डिसीजन तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन जिस तरीके का मैंने जिस वक्त से मैंने शुरुआत की, जैसे मेरे 2 बेटे हुए, फिर मैंने 10 साल लगाया उनकी परवरिश में, अपने 25 साल के 35 साल की उम्र, यानी 10 साल। तो 35 के बाद अपना काम शुरू करना, एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखना, कोई बिज़नेस की शुरुआत करना, जहाँ मोटिव कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिनेंशियल ही था, लोगों को रोज़गार देना भी हो सकता है। तो डिफ़िकल्ट इसलिए रहा क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि पढ़ाई के बाद, 2 बच्चों के बाद, किसी के मन में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, कोई काम करने के लिए भी इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो इस मुकाम से शुरू करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं, कंपटीशन देते हैं, या शुरुआत से ही उन्होंने कोई कोर्स किया है और वो जुड़ जाते हैं अपने काम में, लेकिन अपने एम्बिशन को, अपने कुछ पैशन को आप सप्रेस करके रखते हैं 10 साल तक, अपने घर में लगाते हैं, अपने बच्चों को वक्त देते हैं, तो सबकी उम्मीद ये रहती है आपसे कि यू आर अवेलेबल एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, एज अ नर्चरिंग ह्यूमन बीइंग। तो जो 10 साल में आपने अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाई है कि यू आर ए नर्चर, उस आइडेंटिटी से एकदम से अपने लिए निकल पाना, वक्त लगाना, अपने लिए सोचना, क्योंकि जॉब तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, पर कोई बिजनेस खड़ा करना वो 24 घंटे का काम होता है। तो डिफ़िकल्ट तो रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, और साथ में उस छवि से निकलना कि आप केयर टेकर हैं, आप अवेलेबल हैं, और अब आप निकल के अपने लिए कर रहे हैं। तो ये एक इमोशनल जो स्ट्रगल था वो मेरे साथ तो था।
हम किस तरह से समाज के काम आ सकें, और उसके लिए भी अगर हम कुछ अपने लिए लड़ते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको हम एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी कुमू जी आपकी भी है। आपके मदर को कैंसर हुआ और फिर आपने उसके बाद कैंसर पेशेंट्स के लिए एक NGO खोला। आप पहले से ही बहुत एंटरप्राइजिंग थी, आप गाना भी सिखाती हैं, आप सब कुछ करती हैं, बट इस जर्नी के बारे में बताइए कि आप कॉर्पोरेट जॉब में थी पहले, है ना, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के संग काम किया है, जापानीज कोरियन कंपनी के संग काम किया है। कब वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि यार नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और क्या ये डिसीजन इसलिए था क्योंकि आपको अपना कोई स्टार्टअप या NGO करना था, या नौकरी छोड़नी पड़ी और कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि अब कुछ और करती हूँ? ऐसा है कि जब मैं जॉब कर रही थी, मेरी शादी हुई, उसके बाद में जब मैं फैमिली वे में थी तो आई हैड सम इश्यूज़, कुछ मेरे प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसकी वजह से मुझे बीच बीच में ऑफ करना पड़ता था। तो उस चक्कर में फिर जब फाइनली जब मैंने कंसीव किया तो मेरी दीदी ने बोला कि अब तुम कंप्लीट बेड रेस्ट करो, और वैसे भी बेड रेस्ट में रहना ही पड़ा मुझे। एंड आई वाज द लकी वन कि मेरे को जापानीज़ जैसी कंपनी, वो कभी 1 साल किसी को छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं, पर मुझे मिली, क्यों शायद मेरा इम्प्रेशन अच्छा था वहाँ पे, एंड दे लाइक मी कि हाँ ये अच्छा कर रही हैं, परफॉर्म अच्छा करती थी मैं, तो इसलिए मेरी जॉब रही। लेकिन जब 1 साल हो गया, बेटा हो गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर हो गई रुद्रपुर। तो मुझे ये कहा गया कि नहीं अब तुम भी साथ चलो। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दोगी, एंड आई वाज डूइंग जापानीज़ लैंग्वेज भी कर रही थी मैं 2 साल की, और उसके बाद मुझे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं चलना है। तो फिर मेरे फादर ने बोला नहीं गृहस्थी में जाओ, अपनी गृहस्थी बसाओ। तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि घर ना टूटे। बिल्कुल। तो और वो घर ना टूटे की भी जिम्मेदारी जो होती है वो एक नारी के कंधों पे होती है, कि अगर नारी ने अपना डिसीजन लिया, अगर एक स्त्री अपना डिसीजन लेती है कि नहीं मुझे जॉब कंटिन्यू करनी है, मुझे लैंग्वेज कंटिन्यू करनी है, तो इट मीन्स मैं ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ उस घर को तोड़ने के लिए। बिल्कुल। तो वो डिसीजन लिया था मैंने, और बहुत हार्ड हार्टेडली मैं कंपनी में गई, मारूबेनी में थी मैं तब, तो गई और वहाँ जाके मैंने रिज़ाइन किया। और मुझे बहुत बुरा भी लगा, और जिन्होंने मेरे पक्ष में भी बोला था और भी मेरे बॉसेस थे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने छोड़ा। लेकिन फिर मुझे अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना था, उनको देखा, बहुत सालों तक मैंने घर ही देखा, गृहस्थी देखी एज अ हाउस वाइफ। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब करती थी, कॉर्पोरेट में काम किया था, घर बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मेरा बेटा DPS में था मेरठ में, तो मैंने मेरठ में DPS ही ज्वाइन कर लिया स्कूल एज अ टीचर। तो मैंने टीचर भी रही, तो जो मिलता गया मैं करती गई, क्योंकि मुझे अपने को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना था कि नहीं आई एम नॉट सिटिंग एट होम। तो वही वाली बात जैसे मैम ने बोली, नीतू जी ने, तो उसके बाद में इनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हो वहाँ जाना पड़ता था। तो हर जगह तो जॉब नहीं कर सकती थी मैं, बच्चे को देखा, ब्रॉटअप किया, फिर उसके बाद में बेटे को बोर्डिंग में डाला। फिर हम लोग जब इंदिरापुरम आ गए, फिर मेरी मम्मी को कैंसर था, पहले मेरे पापा को ओपन हार्ट सर्जरी हुई, आई लुक आफ्टर माय फादर। फिर उसके बाद उनको ब्रेन हैमरेज और पैरालाइज हुआ 2012 में, तब उनको देखा। तब तक मेरा बच्चा भी छोटा था, छोटा वाला, उसको भी देख रही थी। फिर 2015 में हम लोग जब नोएडा आए, तो तब मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ फाइनल स्टेज का। तो फिर मम्मी की देख रेख की, मम्मी और पापा दोनों ही मेरे साथ थे। तो क्योंकि हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं ही दिल्ली में थी जी, और पापा STC में थे, तो उनकी सारी फैसिलिटीज़ यहीं से थी। तो बस उनकी उसमें लगी रही हूँ। फिर मम्मी की जब 2016 में पास्ट अवे, तो उसके बाद हम लोग अपने ही फ्लैट में आ गए प्रतीक विस्टेरिया में। फिर यहाँ आके जब मेरे हस्बैंड का बैंगलोर हो गया और वो वहाँ चले गए, तो मैं बच्चों के साथ ही, मुझे कहीं ना कहीं खल रहा था कि मुझे कुछ करना है, और कब से मुझे था मुझे कुछ करना ही करना है। तो समहाउ सोशल वर्क तो हम कर ही रहे थे एज अ जागृति क्लब करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे किसी ने मुझे बोला, क्योंकि मैं मम्मी के दौरान ही हॉस्पिटल में ही रहती थी अधिकतर, मैक्स हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर मीनू वालिया ने मुझे जोड़ा था एक संस्था से। तो उस संस्था के कोई आया, तो उन्होंने बोला आप इसको NGO में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, यू विल गेट फंडिंग सपोर्ट। तो संस्था में कन्वर्ट किया। लगा तो कि बहुत मुश्किल होगा, और मुश्किल होता है, ये बात सच है कि NGO चलाना आसान नहीं है, फंडिंग नहीं मिलती है पर आपको करना पड़ता है। तो फिर बस उसमें कन्वर्ट किया, और फिर कैंसर अवेयरनेस से स्टार्ट किया कि मम्मी के नाम से ही जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन, लीला जोशी उनका नाम था। करते करते वो किया। फिर MSME एसोसिएशन में जुड़ी, तो उनके अध्यक्ष जो थे उन्होंने अपने साथ जोड़ा।
तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अपनी फैक्ट्री लगाओ। तो इन दो महिलाओं को अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां आई, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग रुकी नहीं। तो आपके लिए भी ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि मुश्किलें तो आएंगी ही। नीतू जी, जब आपने बताया कि 10 साल आपने घर देखा है ना, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है ना, टेल मी अबाउट दैट मोमेंट कि कितना सपोर्ट इमीडिएटली मिला और कितना आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई, एंड कितना इस प्रोसेस में आपके डिटर्मिनेशन ने काम किया? कोई भी काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मेंटल स्ट्रेंथ ही वर्क करता है। कोई सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप देखें कि ये कहना बहुत आसान है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप क्यों करना चाहती हैं, कितना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इमोशनली आप कितना स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मेरा भी ये काम जो आज दिख रहा है कि नोएडा में मेरी 2 बड़ी फैक्ट्री है और 200-400 लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली ये काम मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया। बिल्कुल 1200 रुपए के लागत से शुरू किया, अपने हाथ से मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ से ये जर्नी, सपोर्ट आपको मिलना शुरू तब होता है जब आपकी सक्सेस शुरू होती है। एक कहावत है कि दौड़ना खुद पड़ता है। जब आप रेस में फर्स्ट आने लगते हैं तो बड़ी कंपनीज आपको नाइकी का या एडिडास का शूज़ ऑफर करती हैं। तो कोई गॉडफादर नहीं, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, और अपना काम शुरू करना है। सिर्फ लक्ष्य यही था कि आइडेंटिटी, और दूसरी बात कि अगर मैं काम शुरू करती हूँ तो इस पैमाने तक जा सकता है काम की 300-400 लोग उससे एम्प्लॉयमेंट पा सकें। तो सपोर्ट में तो आपके किसी भी जो एक सीड होता है, जो एक प्लान होता है, वो तो आपका अपना होता है। मुझे कोई सपोर्ट ऐसा किसी गॉडफादर का, किसी एडवाइजरी का, किसी फाइनेंसर का नहीं मिला। सब कुछ मैंने अपने से शुरू किया, चाहे वो पैसा लगाना हो, उस 2 का 4 करना हो। लंबी कहानी है, बड़ी कहानी है। अपने से बीड की ज्वेलरी बनाया मैंने, आर्ट एग्जीबिशंस में उसको सेल किया। साउथ गई तो वहाँ इरोड से वहाँ का बहुत ही अच्छा कॉटन वहाँ से मैंने लिया। पंजाब भी मैंने ट्रैवल किया, वहाँ की अलग जकार्ड की चीज़ें बनती हैं वो लिया मैंने। यूपी का कुछ फैब्रिक उठाया और इस तरह से करके अपने डिज़ाइंस डाल के मैंने रेंज तैयार किया। और वो एग्जीबिशंस में, एक्सपोर्ट एग्जीबिशंस में फिर मैं जाने लगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो यही था कि अपने कंट्री का चाहे हैंडीक्राफ्ट हो या टेक्सटाइल्स हो या हैंड वुवन हो, उन सबों को ग्लोबल लेवल पर मैं प्रेजेंट करूं, सेल करूं। उससे मैन्युफैक्चरिंग में इतना मुझे था कि पढ़ने से मुझे समझ आ रहा था कि कोई फैक्ट्री बनती है तो वहाँ 400-500 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हर लेवल पे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे एक थ्रेड कटर भी क्यों ना हो, तो वो आपको 50 थ्रेड कटर रखनी है, माल्ड होने वाला हो, 10 तरीके की। जी, टेलर्स हैं तो 200 टेलर्स होंगे। आप 1 लाख पीस का ऑर्डर लाएंगे तो उसमें कम से कम आपको 500 लोगों को लगाना होगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि जैसे एक एम्पायर क्रिएट करने जैसा हो, कि मैंने अपने हाथ से उससे क्रिएट करना है उसको। तो सपोर्ट तो यही है कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ मेरा गाइड और मेरा सपोर्टर रहा। और जहाँ मुझे लगता था कि अब ओवरबर्डन्ड हो रहा है या मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, तो मैं खुल के बात करती थी अपने हस्बैंड से कि यहाँ पर आप हेल्प कर दीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए। या मुझे 10-10 दिन के लिए बाहर ट्रैवल करने के लिए जाना होता था। मेरे एग्जीबिशंस मोस्टली अलग अलग कंट्रीज़ में ही लगते हैं। उस समय मेरे बच्चे भी बड़े थे, मैंने बताया कि 10 साल मैंने दिए उनको बड़े करने में। उस समय वो घर देख लेते थे। तो कई बार क्या होता है ना कि अनहर्ड फीलिंग्स होती हैं जिनको एक्सप्रेस करना होता है, चाहे वो आपको सपोर्ट मांगना हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात कहनी हो। तो आप कह के देखें, करके देखें, शायद आपको मिले। लेकिन अगर वो भी नहीं करेंगी तो मुश्किल होगी। तो कम से कम इतना कदम तो उठाएं कि आप मांगे। कुमु जी, आप 10 साल अपने हस्बैंड से अलग रहीं, वो बैंगलोर में थे, आप यहाँ पर थी और अपना काम सेट कर रही थी। वो डिसीजन लेना कितना मुश्किल था? क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो इस वजह से नहीं कर पाती होंगी कि उन्हें लगता होगा कि मैं घर में अलग कैसे रहूँ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखेगा, मैं अकेले 2 बच्चों को कैसे देखूंगी, मैं भी काम पे जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। आपके दिमाग में क्या था?
एक्चुअली वही जैसे नीतू जी ने कहा था कि अपनी आइडेंटिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जब एक महिला में ये चीज़ आ जाए ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मतलब मेरी आइडेंटिटी कुछ होनी चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि हर महिला जो काम करके छोड़ चुकी होती है या एक परिवार को पालने में जब उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली ये रियलाइज होने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी खो रही है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो अपनी वैल्यूज बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ करती है। तो दैट वाज आल्सो द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न कि मेजर रीज़न तो खैर वही होता है। और उसी वजह से मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। भले ही मेरा बड़ा बेटा तो बोर्डिंग में ही रहा, फिर उसके बाद हॉस्टल ही गया इंजीनियरिंग के लिए भी, लेकिन छोटा वाला मेरे साथ था और उसका मुझे सपोर्ट भी रहा क्योंकि मैं एनजीओ के वर्क से भी मुझे बाहर बहुत जाती थी, तो वो कर लेता था मैनेज समहाउ। एक्चुअली बिना घर के सपोर्ट के बस मुश्किल होता बच्चे को बस स्टॉप से लाना ले जाना, कुछ टाइम तक तो मैनेज किया कि उस टाइम नहीं जाना कि उसकी बस आ रही है, स्कूल बस आ रही है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्रेंड्स रिसीव करने लगी उसको, फिर बस वालों ने कहना मना कर दिया कि नहीं हम बच्चे को किसी को नहीं देंगे, अलाउड नहीं है, तो बच्चे को या तो गार्जियन लेके जाएंगे या आप किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइज करिए। तो मैं तो अकेली थी मेरे छोटे वाले बेटे के साथ, तो फिर मैंने उससे पूछा या बच्चे को आप इंडिपेंडेंट के लिए परमिशन दीजिए, स्कूल में बोल दीजिए। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं नहीं मम्मी मैं बड़ा हो गया अब तो मैं कर लूँगा। एंड दैट टाइम ही वाज इन 4th स्टैंडर्ड, 4th और 5th स्टैंडर्ड। तो मैंने उसको बोला तू आ जाएगा, कहा फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड्स को कह के रखा और वो पूरा उसका ध्यान रखते थे। और मैंने स्कूल में लिख दिया कि ये अपना आ जाएगा इंडिपेंडेंटली, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई रिसीव करने आए। तो बस उसने सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद भी जब मैंने काम किया तो मुझे लगता तो यही था कि हस्बैंड दूर है, तो शायद मुझे लगता है वो भी एक मोटिवेशन था कि ये दूर है तो मेरे पास टाइम है। मैं बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व, जैसे क्योंकि आज की डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम है। हाँ ये ये होता है। हाँ एग्जैक्टली एक माइंडसेट इस तरीके का है क्योंकि मैं सही बताऊं आज की डेट में जब तक ये ऑफिस ना चले जाए, बच्चा स्कूल ना चला जाए, घर का काम ना हो जाए, मैं आगे नहीं कुछ कर पाती। आई थिंक ज्यादातर महिलाओं के संग यही होगा। और टेल मी इफ आई एम रॉन्ग नीतू जी, अगर आप कभी निकल भी जाती होंगी, क्या गिल्ट रहता था मन में? क्योंकि आई थिंक महिलाएं ऐसी बनी हुई हैं कि हर चीज के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है, वो गिल्ट फैक्टर आए? 100% इतना फेयर डिफरेंस आप देख सकती हैं। अगर पर्सनली एग्जांपल मैं दूं, पर्सनल लेवल पे ही, तो जब मेरे हस्बैंड घर से निकलते हैं तो बिल्कुल फ्री होके निकलते हैं। उनको लगता है ये उनकी ऑथोरिटी है कि उनको काम पर जाना है। और हम लोग जब निकलते हैं तो पहले वी मेक श्योर कि सब कुछ परफेक्टली हो गया है, और निकलते समय ये गिल्ट होता है कि मेरे पीछे ये काम छूट जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पुरुष और एक महिला के मेंटल स्टेटस का, काम पर जाने के पहले का, ये सबके साथ होता है। और वहाँ से आने के बाद भी जिस तरीके से कार से उतरने के बाद हम लोग अपना फुटवेयर स्विच करते हैं, जैसे फॉर्मल शूज उतार के हम घर की चप्पल पहनते हैं, ठीक वैसे ही हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी स्विच ओवर होता है। वहाँ पर ऑफिस से आप आ रहे होते हैं तो प्रोफेशनल वे में सोच रहे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लॉजिकल होते हैं कि आपने ये करना है और ये क्यों करना है। लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं और अपना फुटवेयर स्विच करते हैं घर में घुसने के समय, आप बहुत इमोशनल होते हैं, आप केयर गिविंग होते हैं कि किसको क्या चाहिए। ओह ये नहीं हो सका क्योंकि मैं नहीं थी। तो ये दो जो होता है, एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल फ्रंट, एक्चुअली ये एग्जॉस्टिंग होता है, जो पुरुषों में नहीं होता है। वो जिस माइंडसेट से जाते हैं उसी माइंडसेट से आते हैं। जब घर आते हैं तो उनको लगता है कि मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है, अब मैं रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ। लेकिन हमारा वहाँ रिलैक्सेशन नहीं होता है। हमारी नज़रें 10 जगह घूमती हैं घर में, क्या अधूरा है, किसको क्या चाहिए, ओह ये चीज़ यहाँ रह गया, इस तरह की फीलिंग होती है। तो ये जो आज का विषय है, इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत मायने रखता है। और शायद इसीलिए हम लोग को इतना पेशेंस दिया गया है। उस पेशेंस की वजह से ही ये दोनों चीज़ें हम मैनेज करते हैं, क्योंकि ग्रेस इसमें है कि हम शांत होकर उन चीज़ों को देखें और उसका वहन करें। वी कैन नॉट कंप्लेन, वी कैन नॉट, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अरे आपने ये नहीं किया, नहीं, विकल्प नहीं है हमारे पास, विकल्प नहीं है, हमें वो करना है। और ये जितनी जल्दी हम मान लें, हम उसके हिसाब से अपनी ट्यूनिंग कर लेते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, आपके इन लॉज का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया 10 साल तो आप घर में थी, फिर आपने कहा होगा अब मैं काम पे जा रही हूँ और शायद हफ्ते हफ्ते भर तक बाहर रहूँ,
तो कई महिलाओं को ये भी दिक्कत होती है कि घर में इन-लॉज बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उनको जस्टिफाई करना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कैसे किया? अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो मेरे लिए उनको समझाना मुश्किल था। मैं कभी कह ही नहीं सकती हूँ कि मैं काम पे जा रही हूँ, क्योंकि मैंने शादी के बाद भी जो पढ़ाई किया वो बहुत स्ट्रगल से किया। क्योंकि उस समय जब मेरी शादी हुई 21 ईयर्स में हुई, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। तो उस समय जिस तरह मैंने पढ़ा, बिल्कुल आप ये समझ लें कि इन लॉज के लिए मेरी पढ़ाई मायने नहीं रखती थी, तो काम करना भी कहाँ से मायने रखेगा। तो मैंने उनसे ना कोई उम्मीद रखी और ना सपोर्ट मांगा और ना ही कभी उनकी अवहेलना की। उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अपने काम में लगी रही। ग्रेस ये था कि उन्होंने मेरी चीज़ों को समझा नहीं, और मेरा ग्रेस ये था कि मैंने कभी उनसे उम्मीद नहीं की। तो इस तरह से एक म्यूचुअल सा साइलेंस था हम लोगों के बीच में। इस वजह से भी ये अच्छे से निप गया। तो अब ये बताइए कि जब कभी आप घर आती होंगी काम से, तो तनाव आता होगा आपके साथ घर पे? कई बार होता है भाई, आप स्टार्टअप में हैं, स्टार्टअप इतना ज़्यादा डिमांडिंग होता है, एवरी डे इज़ नॉट अ बेटर प्रोसेस, और जैसा कि आपने कहा सक्सेसफुल होने तक की जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाएं घर को कैसे संभालें, या कैसे एक लाइन ड्रॉ कर लें? जैसे आपने कहा माइंड स्विच कर लें कि आज फुटवेयर बदली तो माइंड भी स्विच कर लिया, कितना डिफिकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है। बल्कि एक बार तो मैं जब जा रही थी सुबह, तो मेरा बड़ा वाला बेटा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सम्राट मैं रोज़ जाती हूँ ऐसे और सारा दिन बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ, तो तुम्हें मैंने कहा तेरे को तुमको ये लगता होगा कि मम्मी सारा दिन बाहर है। तो कहता है नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जाते हो। तो कह रहे मुझे नहीं लगता आप कर रहे हो, बल्कि बच्चों का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी मुझे ही पूरी करनी है वो। क्योंकि फादर के लिए हमेशा ये सोचा जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाना, कमाना, लाना और उनको अर्न करके देना। बट मदर अगर वो चाहे जॉब के लिए जा रही है, चाहे वो बिजनेस के लिए जा रही है, चाहे स्ट्रगल कर रही है, कुछ भी कर रही है, पर प्रायोरिटी उसकी यही रहेगी कि वो बच्चों का, बुजुर्गों का और सबके लिए, हस्बैंड का, सबका प्रिपरेशन करके तब वो घर से जाए। नहीं तो वही वाली बात जो नीतू जी ने कहा है, घर आने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाती है गाड़ी में कि पता नहीं घर जाके क्या क्या पूछा भी जाएगा। पर एक और एंगल है नीतू जी, जो हमारे समाज की मतलब कहें तो ड्रॉबैक ही है कि महिलाओं को प्रूफ ज्यादा करना पड़ता है जी। आपको अपने माँ बाप, अपने इन लॉज, अपने बच्चे, अपने पिता, और आपको हार का डर भी ज्यादा रहता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बागी होकर काम करने गए हैं। इसमें मैंने जो 15 साल 17 साल की जर्नी में अपना मनन चिंतन किया है, तो मुझे ये निष्कर्ष मिला कि हमें प्रूफ करना पड़ता है, हमें वैलिडिटी की ज़रूरत होती है, हम गलत नहीं कर रहे हैं ऐसा हमेशा शो करना पड़ता है कि यह गलत नहीं है अगर हम चाह रहे हैं कि हम उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो जो हमेशा हम लोग तीनों ये बात कर रहे हैं कि शुरुआत करने से लेकर सफलता तक के बीच का जो एक जर्नी होता है, जो अप्स एंड डाउन्स होता है, उसमें आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप सही रास्ते पे हैं। आपका माहौल भी उड़ेगा, आपको आपके सपोर्ट सिस्टम अप्स एंड डाउन्स में आएंगे, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। जबकि किसी भी मेल को इस तरह नहीं देखा जाता है, कर लेगा, हो जाएगा। अगर बिजनेस में भी उनको नहीं सक्सेस मिल रहा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ, हम सिंपैथी दिखाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। करेक्ट। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ ठाना, और सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है खासकर इस समय में, और उसमें अगर टाइम लग रहा है, तो मुझे यह लगता है जो मैंने किया कि परसिस्टेंसी तो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन साथ में अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप इस तरह रखिए कि ना कोई आपसे सवाल पूछे जाएं और ना आप कोई जवाब देने के लिए बनी हैं। ऐसा अगर आप अपने को हमेशा गाइड करेंगे तो फिर आप कभी बैकआउट अपने काम से नहीं करेंगे। तो वर्किंग, नॉन वर्किंग, किसी भी वुमन के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मस्ट बी द प्रायोरिटी।
राइट, एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई टू योरसेल्फ Yes. कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर ठीक कर रहे हैं। और हमसे कोई सवाल ना पूछे। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब आपको ये लगता है कि समाज ने कह दिया अब कि औरतें तो सुपर वुमन है, जैसे हमने कहा हम में पेशेंस है, हमें मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है, हम इमोशनल भी हैं, हम स्ट्रांग वुमन भी हैं, ये कहकर हम पे और बोझ डाल दिया है कि करना तो आपको सब कुछ ही है। नहीं, कहते तो देखो हैं, वो एक्चुअल में ऊपर से दिखाने के लिए कहते हैं, पर अंदर से वो कहीं ना कहीं वो प्रयास ये करते हैं कि तोड़ने का ही। हाँ, कि ये कहा जाता है कि अरे आप तो मल्टी टैलेंटेड, आप तो कुछ भी कर लोगे। तो या तो वो एक कोई मोटिवेशन टाइप नहीं है, एक्चुअल मोटिवेशन इज समथिंग डिफरेंट जो आपको मेंटली हेल्दी करे। मेंटली हेल्दी करने के लिए तो कोई आता नहीं, आधे से ज़्यादा डिमोटिवेट करने आते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो मेरे घर पे एक अंकल ऐसे आए, एक भैया, उनसे मैं डिस्कस करती थी, तो उनके साथ वो अपने साथ एक अंकल को लेके आए। तो उन्होंने मुझे बोला, और बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया क्या करने जा रहे हो? तो मैंने कहा ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ मसालों का, और मैं इसके लिए अप्लाई भी कर रही हूँ लोन वोन के लिए। तो उन्होंने छूटते जो वर्ड बोला ना, तो मतलब वो इतना था कि पिंचिंग, आपको बेटा बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। तो वो बर्बाद शब्द मतलब शुरू होने से पहले ही आप बर्बाद कर लिया। तो जब वो चले गए उसके बाद मैं बहुत रोई, और उसके बाद मैं तो नारायण को मानती हूँ, तो मैं नारायण के पास गई और उनको मैंने बोला, मैंने कहा भगवान अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और इन्होंने मेरे को ऐसे बोला। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरे ख्याल से उनका ये कहना और भगवान के आगे रोना और भगवान का मुझे मेंटली सपोर्ट करना कहीं ना कहीं से, तो मॉरल सपोर्ट भगवान से ही मिलती है जो आपको सेल्फ मोटिवेट कर देता है। तो वो आपका सेल्फ मोटिवेशन बन गया कि नहीं मैं करूँगी तो हुई। सोसाइटी के देखने का नज़रिया तो यही है कि मेल मेंबर अर्न करते हैं और फीमेल घर को चलाती हैं। यही सदियों से हुआ आ रहा है। कम से कम हम अपने इंडिया की बात करें तो वहाँ पे तो यही कॉन्सेप्ट है। अब जब लड़कियां भी बराबर पढ़ने लगी, वो भी कंट्रीब्यूट करने लगी, तो फिर कहानी ज़्यादा यहीं से शुरू हुई कि जब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन है, तो फिर बराबरी का दर्जा क्यों नहीं? प्रश्न यही है। बिल्कुल, नज़रिया ये बदलनी चाहिए कि 24 घंटे हैं, पुरुष और महिला दोनों हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, तो जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो दोनों, उसका निर्वाह दोनों क्यों नहीं करेंगे? ये नॉर्मलाइज करना चाहिए। इसको नॉर्मलाइज करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है। हमारे यूथ को भी समझना है कि नहीं, अगर मैं एक इस पोस्ट की महिला से शादी कर रहा हूँ, उसका भी अपना एक इंटेलेक्ट हो सकता है, उसका एक स्पेस हो सकता है, उसकी बाउंड्रीज हो सकती हैं और उसकी लिमिटेशन हो सकती हैं। तो जैसे मेरी हैं वैसे उसकी भी हैं। अब वो समय तो है नहीं कि हम आराम से घर में हैं, घर का काम हो गया, क्योंकि जैसे ही कोई औरत बाहर काम करने जाती है उसको घर में जितना फेस करना पड़ता है उसका 10 गुना ज़्यादा बाहर फेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी पत्नी जा रही है, किसी भी यूथ को या किसी भी मैन को ये समझना होगा कि जितना आपको चाहिए उतना ही उसको भी चाहिए, और इसको बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। डिफरेंस तो यही आया है ना। हाँ, कुछ दशक में डिफरेंस यही आया है कि हर औरत जो एजुकेशन पा रही है उसको काम करना है, जो नहीं पहले एजुकेशन नहीं दिया जाता था तो मॉर्निंग से नाइट तक वो घर का काम करती थी। तो सब कुछ बैलेंस था। ये जो इम्बैलेंस हुआ है वो तो महिलाओं को एजुकेशन देकर ही हुआ है, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है समाज पूरी तरीके से। तो आपने समाज की बात करी और आपने पुरुषों की भी बात करी, तो यहाँ हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कुमू जी कि हमारे हस्बैंड्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो हस्बैंड जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ काम कर रही महिलाओं को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। मानती हैं आप? मैं ये मानती तो हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ समय जब चल रहा है ऐसा जहाँ पे नारी शक्ति को लेके ज़्यादा काम हो रहा है और हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि नारी शक्ति को मोटिवेट करो, नारी शक्ति को आगे बढ़ाओ। आज हर पोजीशन में नारी शक्ति बैठी है, डायरेक्टर लेवल पे, चेयरपर्सन, और बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी बैठी है। तो पुरुषों को थोड़ा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, और जो कि स्वाभाविक भी है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मेरी बॉस जो है वो एक फीमेल है, और दे फील कि जिस पोजीशन में मुझे आना चाहिए या जहाँ वो ये सोचते हैं कि मुझे अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए, पर ऑलरेडी यहाँ तो हर जगह विमेन है, तो मुझे ये पोजीशन कैसे मिलेगी? वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अभी ना ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या एक कंपनी में 2 पोजीशन सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक कंपनी में एक ही पोजीशन होगी, तो वो महिलाओं को सपोर्ट करने में अब कतरा रहे हैं। दूसरा,
जहाँ तक कुछ एक्ट ऐसे बन गए हैं जो महिलाओं के फेवर में हैं, जैसे पॉश एक्ट। पॉश एक्ट इसलिए बनाया गया था कि महिलाओं को सपोर्ट हो ताकि सेक्सुअल हरासमेंट ना हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर आज की डेट में क्या है, कुछ महिलाएं हैं ऐसी, देखो बीइंग अ महिला इट डजंट मैटर कि हम उसके सिर्फ फेवर में ही बोलेंगे, पर कहीं कहीं कोई चीजें ऐसी भी हो रही हैं जहाँ उसका अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है उसका, तो उससे भी वो त्रसित है। तो वो उनको डर लगता है कि इनसे हम बोल भी देंगे तो ये कल खड़ी होकर कंप्लेंट करेंगी, और जो कि वो कर रही हैं। तो ये चीज समझाना, मैं पॉश एक्ट पे भी सेशन लेती हूँ, हल्दीराम में किया है और एक दो कंपनीज में और भी किया है। तो वहां पर मैंने यही बोला कि दोनों को ही अपनी लिमिटेशंस देखनी होगी और दोनों को ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, एक दूसरे के काम को लेकर रिस्पेक्ट, एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन को लेकर रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये समझ में आता है कि एक तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जैसी महिलाएं हैं तो आपके बच्चे भी ये देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि मम्मियाँ भी इतनी ही मेहनत करती है, जैसे आपने बताया आपका बेटा सपोर्ट करता है। टुवर्ड्स द एंड है हम अपने सेशन के, मैम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं मैसेज उन महिलाओं को दें जो घर में बैठी हैं, काम शुरू कर रही हैं, करना चाहती हैं, लेकिन घर गृहस्थी है, क्या करना चाहिए? बतरस के माध्यम से नंदिता जी, मैं वाकई उन औरतों का एक सपोर्टिव मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क फ्रंट पर हमेशा ये सोच कर जाएं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे। उसके लिए बाउंड्रीज किस तरह से आपको बनानी है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। और घर पर काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो घर पर यह होना चाहिए कि आपको अपना इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करना होगा। आप मत बनिए मल्टीटास्कर, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर मत लीजिए, ये गलत है। इसमें ही एग्जॉस्ट होते हैं लोग और रिश्ते जो हैं बिखरते हैं। आप इमोशनल सपोर्ट मांगिए और तब आप जज कीजिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगी। क्योंकि कोई भी औरत, चाहे वो जितनी भी दुर्गा जी से शक्ति लें या चंडी का रूप धारण कर लें, उसमें जो क्वालिटीज़ हैं उसको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं या घर में। एक तो पेशेंस, दूसरा ग्रेस। आपका पेशेंस ग्रेस अगर छूटा तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। और अगर आप अपने फैमिली से सपोर्ट में फिजिकल के बदले इमोशनल सपोर्ट मांगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो काम करना शुरू कर रही हैं वो इन विषयों को लिख कर देखें कि उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करने वाली बाउंड्रीज में क्या आता है और फैमिली सपोर्ट में इमोशनल सपोर्ट किन जगहों से वो ले सकती हैं। फिर वो अपने पैशन को खोजकर अपना काम शुरू करें। और कुमु जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया आपने बिजनेस शुरू किया, आपको फंडिंग नहीं मिली, बहुत सारी आपको भी ड्रॉबैक्स देखने पड़े। तो वो महिलाएं जो इस वक्त ड्रॉबैक्स देख रही हैं, सह रही हैं और कह रही हैं क्या इसको छोड़ दूं, क्या ये वर्थ इट है, उनको क्या बोलेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका पैशन है और आप वास्तव में आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंटिन्यूसली वो काम में लगे रहना पड़ेगा, चाहे छोटे पैमाने पे, चाहे घर से या जैसे भी करें। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको कोई मोटिवेशन नहीं करेगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी एल्स। आपको यही सोचना पड़ेगा मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले ही करना है, हर सॉल्यूशन मुझे अकेले ही ढूंढना है। भले ही क्योंकि मैंने जब बहुत फंडिंग के लिए बहुत भागी दौड़ी, बहुत लोगों से डिस्कशन की, अच्छी इंडस्ट्री वालों से भी, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, मैडम आपको सिस्टम में रह के काम करना पड़ेगा। सिस्टम में रह के काम करना मतलब कि आपको खिला पिला के ही कुछ मिलेगा। तो जो कि हम लोग जो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं, एक महिला खिलाने का कम सोचती है, सोच भी नहीं सकती शायद, एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो आप किसी को खिलाएगी। अपने वैचारिक जो दबाव है उससे लड़के, अपने घर के वातावरण से लड़के ये कर रहे हैं। तो इन दो महिलाओं से बात करके आज हमें ये समझ में आया कि हमें दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको डटे रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी घर में रहती हैं और सोच रही हैं कुछ करने का, तो इन महिलाओं को देखिए और थोड़ी सी हिम्मत करके आप समाज को भी बदल सकती हैं और अपने ज़रिए अपने आने वाली नस्लों को भी बदल सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। जितनी हिम्मत आप दिखाएंगी उतनी ही हिम्मत हम आने वाली नस्ल में छोड़ के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए। नीतू जी, कुमु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। थैंक यू।